गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। उसमें मैंने आपको बताया था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेजेस होती हैं। फर्स्ट फेज़ को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, सेकेंड फेज़ को हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़, जो कि एक तरह से प्रोलिफरेटिव फेज़ है। उसके बाद थर्ड जो फेज़ होता है वो लुटियल फेज़ है, जिसको हम सिक्रेटरी फेज़ बोलते हैं, बिकॉज ये कॉर्पस लुटियम से संबंधित है और कॉर्पस लुटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का यहाँ पे सिक्रीशन होता है। और फिर जो चौथा इसमें स्टेप है वो नेक्स्ट साइकिल बिगिंस है, मतलब दूसरा जो चक्र है वो आरंभ। ओव्यूलेशन किस डे पे होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 14th डे पे जो होता है वो ओव्यूलेशन होता है। आप याद रखना इसको। पूरे एक साइकिल को कंप्लीट होने में कितने डेज़ का टाइम लगता है, तो 29 to 28 डेज़ का वहाँ पे टाइम लगता है। मतलब 28 दिन भी लग सकते हैं, 29 दिन भी लग सकते हैं। किसी को तो पूरे एक मंथ मतलब 31st भी होता है। तो वो हर पर्सन के अकॉर्डिंग अपना अलग अलग उसका डेट होता है। लेकिन एक नॉर्मली जनरली जो देखा गया है, एक जो बोलते हैं ना हम औसत निकालना, तो औसत यही देखा गया है कि जो गर्ल्स होती हैं उसमें 28 से 29 दिन बाद पुनः यह चक्र प्रारंभ कर दिया जाता है। मतलब एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 28 से 29 डेज़ का होता है। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको बताया था 4 हार्मोन्स, मतलब यहाँ पे 4 हार्मोन्स हैं जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरी तरह से रेगुलेट करने का यहाँ पे उनके द्वारा काम किया जाता है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, LH और FSH। ठीक है, जहाँ पे LH और FSH जो है दैट मीन्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा इसका सिक्रीशन किया जाता है। मतलब ये हमारे ब्रेन से सिक्रीट होने वाले हार्मोन हैं। और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन तो मैंने अभी आपको बताया कि ये कॉर्पस लुटियम द्वारा इसका सिक्रीशन होगा, और एस्ट्रोजन जो है इसका सिक्रीशन कहाँ पे होता है, ओवरी के द्वारा होता है। ठीक, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ओव्यूलेशन के समय किस हार्मोन का लेवल सबसे ज़्यादा हाई होता है। तो देखो, हाई तो तीनों लेवल का हार्मोन है, एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई है, LH का लेवल भी हाई है और FSH का लेवल भी हाई है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो लेवल हाई होता है वो होता है LH का, जिसको हम बोलते हैं LH सर्ज बोलते हैं। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल सबसे ज़्यादा यहाँ पे हाई होता है। फॉलिकुलर फेज में डिफरेंट फॉलिकल्स है, जैसे यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल फिर फट जाता है और वहाँ से फिर जो ओवम होता है वो रिलीज़ हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ओव्यूलेशन। ओवम जब रिलीज़ हो जाता है तो 14 to 17 डेज़ तक, या मान लो 20 डेज़ तक भी, ठीक है, कोई एक या 7-8 दिन तक ओव्यूलेशन के बाद वो क्या करता है, स्पर्म का वेट करता है। ठीक, और अगर स्पर्म नहीं आता है उस दौरान, मतलब उस दौरान अगर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती है, तो जो ओवम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है मेंस्ट्रुएशन के द्वारा। तो यहीं पर आज हमको पढ़ना है कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया होती कैसे है। सपोज करो फर्टिलाइजेशन हम किसे बोलते हैं, अगर ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज़ हो गए तो उसी को हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन की क्रिया। तो यहाँ पे एक ओवम का डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, ओवम के पहले हम ओवम के डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। ओवम के बाहर यहाँ पे मैंने बताया था जोना पेलुसिडा, ये ग्रीन वाली जो लेयर है इसका नाम है जोना पेलुसिडा, जो कि ओवम को क्या करती है, चारों ओर से घेरे हुए रहती है। इसके अंदर एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेरी वाइटलाइन स्पेस। ठीक है, पेरी वाइटलाइन स्पेस इसका नाम होता है। ये जो पिंक कलर से जो शो किया जा रहा है इसका नाम है पेरी वाइटलाइन स्पेस। और ये ओवम है, ओवम के अंदर इसका साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस भी होगा। और इसके चारों ओर इस तरह से आपको कुछ सेल्स दिख रही हैं। ये वाली जो सेल्स है उसको हम बोलते हैं सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा। तो यहाँ पे मैंने 3 बातों को आपको बताया। जोना पेलुसिडा दैट कवर्स होल ओवम, उसके बाद पेरी वाइटलाइन स्पेस, मतलब जोना पेलुसिडा के अंदर एक स्पेस होता है उसी को हम बोलते हैं पेरी वाइटलाइन स्पेस। एंड देन आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है वो होता है सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा। जब स्पर्म्स आते हैं तो मिलियंस की संख्या में प्रवेश करते हैं यूटेरस के अंदर। मिलियंस मतलब लाखों की संख्या में प्रवेश करते हैं। उन लाखों की संख्या में केवल एक स्पर्म होता है। देखो यहाँ से भी स्पर्म दिखा रहा है, ये स्पर्म यहाँ से भी दिखा रहा है, लेकिन केवल एक जो स्पर्म होता है जो कि पहुँच जाता है जोना पेलुसिडा के पास।
और जो स्पर्म पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ोना पेलुसिडा के पास पहुंच जाता है, तो ज़ोना पेलुसिडा और स्पर्म का एक इंटरैक्शन होता है। वो इंटरैक्शन मतलब ये सुनिश्चित करता है कि दूसरे और स्पर्म का प्रवेश अब ना हो पाए। ठीक है, मतलब एक स्पर्म का जब इंटरेक्शन हो जाता है ज़ोना पेलुसिडा के साथ, तो दूसरे स्पर्म के लिए ये जो ज़ोना पेलुसिडा की जो लेयर होती है वो इम्परमिएबल हो जाती है। ये इसलिए होता है कि केवल एक स्पर्म ही इसके अंदर अब प्रवेश कर सके। ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखो नेक्स्ट डायग्राम, ये पूरा डायग्राम से ही समझने वाला ये टॉपिक है, इसीलिए मैंने बुक की हेल्प लिया है। ये आपका क्या है, ओवम है। ओवम के बाहर कोरोना रेडिएटा, ज़ोना पेलुसिडा, पेरीवाइटलाइन स्पेस, ये सब इस यहाँ पे डिनोट तो नहीं किया गया, लेकिन अभी मैंने आपको समझाया तब आपको समझ में आ रहा होगा। ये ओवम का साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये उसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ही हैप्लॉइड क्रोमोसोम उपस्थित होगा। दैट मीन्स 23 गुणसूत्र यहाँ पे उपस्थित होंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, जब एक स्पर्म ज़ोना पेलुसिडा के लेयर के साथ कनेक्ट होता है तो उन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है वो दूसरे स्पर्म को अब घुसने के लिए, मतलब ज़ोना पेलुसिडा के साथ इंटरेक्शन करने के लिए वो क्या कर देता है, उसको रोक देता है। इम्परमिएबल हो जाता है कि दूसरे स्पर्म अब ना आ पाए। अब ये क्या होता है, ये स्पर्म आता है ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, और यहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया था कि स्पर्म के ऊपर एक्रोसोम होता है। वो एक्रोसोम क्या करता है, कुछ एंजाइम को सिक्रीट करता है, जिससे क्या होता है, ये आसानी से इजीली वे में ये अंदर घुस सके। और ये अंदर जब घुस जाता है तो ये भी क्या करता है, अपना जो मतलब इसके अंदर जो उसका केंद्रक होता है वो भी मुक्त हो जाता है। इसका केंद्रक और इसका केंद्रक आपस में संयुक्त हो जाता है और बन जाता है जाइगोट। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, मतलब फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती कैसे है, ओवम जब फ्यूज़ होता है स्पर्म से, तो उसको भी हम मोटे तौर पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, स्पर्म अपना न्यूक्लियस को रिलीज़ कर देता है, और वो न्यूक्लियस क्या करता है, ओवम के न्यूक्लियस के साथ जाके अटैच हो जाता है। दोनों न्यूक्लियस जब आपस में मिलकर एक हो जाते हैं और एक यूनिसेलुलर बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है एक कोशिकीय, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो आपको पता है प्रत्येक मनुष्य का जो जन्म होता है वो उसकी एक कोशिकीय अवस्था से ही होता है। माने हमारा भी जो बर्थ हुआ है उसकी जो शुरुआत है वो एक कोशिकीय अवस्था से ही हुई है। इज़ दैट क्लियर? अब क्या होता है, जाइगोट। अब यहाँ पे तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, अब यहाँ पे जाइगोट का डेवलपमेंट होगा। मतलब जो वन सेल है, एक सेल है, वो टूटेगा, माइटोटिक डिवीज़न होगा यहाँ पे। ठीक है, मियोसिस कब होता है, गैमीट के फॉर्मेशन के दौरान होता है। लेकिन मतलब जब ओवम बना तो हमें मियोसिस चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे टोटल माइटोटिक डिवीज़न होगा। एक सेल जब माइटोटिकली डिवाइड करता है तो 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। फिर जब ये फर्दर 2 सेल जो है फर्दर डिवाइड करेंगे तो क्या 4 सेल बनाएंगे। तो यहीं पे है सिंगल सेल जाइगोट जब डिवाइड करता है तो वो 2 सेल्ड क्या बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है। फिर 2 सेल जाइगोट जो होता है वो डिवाइड करता है तो 4 सेल जाइगोट बनाता है। मैंने बताया ना, एक सेल डिवाइड होगा तो 2 सेल बनेगा, 2 सेल डिवाइड होगा तो 4 बनेगा, 4 सेल डिवाइड होगा तो 8 सेल बनेगा, 8 सेल डिवाइड होगा तो 16 सेल बनेगा। ठीक है, 8 से यहाँ पे तो दिखा दिया 8 सेल की अवस्था कोई मॉरूला लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, 8 से 16 सेल की बीच की जो अवस्था होती है उसी को मॉरूला बोला जाता है। ठीक है, और इसके अंदर के जो सेल्स होते हैं, इसके मतलब ये वाले जो सेल्स हैं उसको ब्लास्टोमियर्स बोला जाता है। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अब मैं डायग्राम के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते, फिर मैं आपको थ्योरी भी पढ़ के सुनाऊंगी। ये आपकी ओवरी है। ठीक है, ये ओवरी का यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, और ओवरी में क्या है, एज ए फॉलिकुलर स्टेज में जो फॉलिकल्स हैं वो रिलीज़ किए जा रहे हैं। फिर धीरे धीरे उनमें मियोसिस डिवीज़न कंप्लीट हो रहा है, और कंप्लीट होके क्या हो रहा है, ओवम रिलीज़ हो जा रहा है। आपको मैंने बताया था कि ये वाला यूटेरस का पार्ट दिखाया गया है यहाँ पे। ये वाला जो है वो फैलोपियन ट्यूब है।
ये फैलोपियन ट्यूब का पार्ट दिखाया गया है। फैलोपियन ट्यूब के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होते हैं वो होता है इनफंडिबुलम, दिस इज़ एम्पुला, एंड लास्ट एंड नैरो पाथ इज इस्थमस। ठीक है, तो इनफंडिबुलम के पास कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं फिम्बरी। ठीक है, तो सबसे पहले जो ओवम होगा, सबसे पहले जो फॉलिकल होगा, फॉलिकल किसके द्वारा कैच किया जाएगा? इनफंडिबुलम के फिम्बरी के द्वारा। फिर फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल से फिर ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ठीक है, और ग्राफियन फॉलिकल फिर रप्चर हो जाता है और उसके अंदर से जो ओवम होता है वो रिलीज़ हो जाता है। अब देखो यहाँ पे दिस इज़ एम्पुला रीजन है। एम्पुला रीजन में ही यहाँ से स्पर्म आपके प्रवेश करते हैं और पहुँच जाते हैं एम्पुला रीजन पर। एम्पुला रीजन में ही एम्पुला और इस्थमस के जंक्शन पर एक्चुअल में बोलते हैं। तो एम्पुला रीजन और इस्थमस रीजन के बीच में कहीं क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के बाद जो जाइगोट होता है फिर वो धीरे धीरे डिवाइड करता है। इस तरह से जाइगोट जो होता है डिवाइड करता है, तो यहाँ पर भी दिखाया गया है। जाइगोट पहले डिवाइड करेगा 2 सेल्ड, 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, इस तरह से वो डिवाइड करता है। और 8 से 16 सेल की अवस्था में जब वो आता है तो उसको हम बोलते हैं मोरुला स्टेज। ठीक है, मोरुला स्टेज में आता है। मोरुला स्टेज में उसके अंदर के जो सेल्स होते हैं उसको ब्लास्टोमियर्स बोला जाता है। ब्लास्टोमियर्स में कुछ सेल्स जो होते हैं वो, जैसे ये आपका ब्लास्टोमियर्स है, ब्लास्टोमियर्स में क्या होगा? कुछ सेल्स जो होंगे वो परिधि की तरफ, मतलब पेरीफेरी की तरफ अरेंज हो जाएंगे कुछ इस वे में, और कुछ सेल्स जो होगा वो इस तरह से एक तरफ आके इकट्ठे हो जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? इस अवस्था को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट, हम सिस्ट मतलब होता है लेयर। ठीक है, सिस्ट का क्या मतलब होता है? लेयर। तो जब आउटर एक लेयर का फॉर्मेशन हो जाए और थोड़ा सा इनर सेल मास, मतलब ये ब्लास्टोमियर्स, देखो फिर से समझो, मोरुला स्टेज जो होती है 16 सेल स्टेज होती है। 8 से 16 सेल के बीच की अवस्था को हम मोरुला अवस्था कहते हैं। लेकिन अभी आप समझो कि 16 सेल की अवस्था, मतलब एक जाइगोट जब 16 सेल बना लेता है तो उस 16 सेल की अवस्था को हम मोरुला बोलेंगे। उस मोरुला में कुछ सेल्स जो होगा वो पेरीफेरी, मतलब परिधि की तरफ अरेंज हो जाएंगे, कुछ सेल्स जो होगा एक तरफ जाके इकट्ठे हो जाएंगे। इस अवस्था को, मतलब इस कंडीशन को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट अब क्या करेगा? यूटेरस, मतलब यूटेराइन वॉल में जाके ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, यूटेराइन वॉल में जाके जब ये अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो इसी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन। ठीक है, जब ये यूटेराइन वॉल में जाके अटैच हो जाता है, और जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो यूटेराइन वॉल में जाके अटैच हो जाता है, तो यूटेराइन की, मतलब यूटेरस की जो एंड्रोमेट्रियम लेयर होती है वो भी बहुत तेज़ी के साथ डिवाइड करती है और ब्लास्टोसिस्ट को चारों ओर से घेर लेती है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। मतलब जो अब जाइगोट है, अर्थात जाइगोट अब नहीं बोलेंगे, अब बोलेंगे जो ब्लास्टोसिस्ट है या जो फीटस है, वो क्या हो गया है? जो यूटेरस की एंड्रोमेट्रियम जो लेयर है उसमें जाके वो चिपक चुका है, अर्थात इम्प्लांट हो चुका है। डायग्राम से आपको समझ में आया होगा। अब हम थोड़ी सी इसकी थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने बनाया है सेकेंडरी oocyte की अवस्था है और स्पर्म इसके पास जाना चाहते हैं, लेकिन एक ही स्पर्म क्या करता है? इसके अंदर पहुँच पाता है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर का जो सेल होता है उसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। आउटर जो लेयर होते हैं उसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, ये ब्लास्टोसिस्ट वाली अवस्था को दिखा रहा है। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब ही होता है कवर। अब पढ़ते हैं। गतिशील स्पर्म तेज़ी से तैरते हुए यूटेरस की सर्वाइकल कैनाल से होकर गर्भाशय में प्रवेश करते हैं और अंततः फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला क्षेत्र तक पहुंचते हैं। इसी बीच ओवरी द्वारा मोचित ओवम भी एम्पुला रीजन तक पहुंच जाता है, जहां फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है यदि ओवम तथा स्पर्म दोनों एक ही समय में एम्पुला क्षेत्र में पहुंच जाएं।
फर्टिलाइजेशन के दौरान एक स्पर्म ओवम के पारदर्शी ज़ोना पैलुसिडा स्तर के संपर्क में आता है और एक्स्ट्रा स्पर्म के प्रवेश को रोकने हेतु उसके उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक ओवम को केवल एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है। एक्रोसोम का स्रावण स्पर्म के पारदर्शी ज़ोना पैलुसिडा के माध्यम से ओवम के साइटोप्लाज्म तथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रवेश करने में मदद करता है। यह सेकेंडरी oocyte के मियोसिस डिवीज़न को भी प्रेरित करता है। मतलब सपोज़ करो अगर अभी वो सेकेंडरी फॉलिकुलर स्टेज में ही है और मियोसिस डिवीज़न कंप्लीट नहीं हुआ है और स्पर्म जब पहुंच गया है तो स्पर्म उस फॉलिकल्स को ये प्रेरित भी करेगा कि अपना मियोसिस डिवीज़न कंप्लीट करो और ओवम को फॉलिकल के अंदर से निकालो। दूसरा, मियोसिस डिवीज़न भी असमान होता है। इसके फलस्वरूप सेकेंडरी पोलर बॉडी की रचना होती है और एक हैप्लॉइड ओवम बनता है। सेकेंडरी पोलर बॉडी मतलब एक छोटा सा, जैसे मियोसिस अगर सेकेंड होगा तो मियोसिस सेकेंड में भी क्या बनेगा, दो तरह की सेल्स बनेंगी। तो एक तो ओवम बनता है और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनता है जो कि कुछ टाइम बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। शीघ्र ही स्पर्म का ओवम के हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़न होता है जिससे डिप्लॉयड जाइगोट की रचना होती है। माइटोटिक डिवीज़न की शुरुआत तब हो जाती है जबकि जाइगोट फैलोपियन ट्यूब के संकीर्ण पथ इस्थमस से यूटेरस की ओर बढ़ता है। मतलब जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसके 3 रीजन्स होते हैं ना, मैंने आपको बताया था। पहला का यहाँ पे होता है इन्फंडिबुलम, दूसरा होता है एम्पुला और तीसरा होता है स्थमस। तो जाइगोट होगा एम्पुला से स्थमस और स्थमस से फिर यूटेरस की ओर बढ़ेगा और तब यह 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स जिसे ब्लास्टोमियर कहते हैं की रचना करता है। 8 से 16 ब्लास्टोमियर वाले एम्ब्रियो को मोरूला कहते हैं। यह मोरूला लगातार विभाजित होता रहता है। जैसे जैसे यूटेरस की ओर बढ़ता है यह ब्लास्टोसिस्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट में ब्लास्टोमियर बाहरी परत में व्यवस्थित होते हैं जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। सेल्स के भीतरी समूह जो ट्रोफोब्लास्ट से जुड़े होते हैं उन्हें इनर सेल मास कहते हैं। अब ट्रोफोब्लास्ट लेयर यूटेरस के एंड्रोमेट्रियम से संलग्न हो जाता है और इनर सेल मास भ्रूण के रूप में अलग अलग या विभेदित हो जाता है। संलग्न होने के बाद यूटेरस कोशिकाएं तेजी से विभक्त होती हैं और ब्लास्टोसिस्ट को आवृत कर लेती हैं, मतलब उसको चारों ओर से घेर लेती हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस के एंड्रोमेट्रियम में अंतः स्थापित एम्बेडेड हो जाती है और इसे ही इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो अभी आपको क्या समझ में आया कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया किसे बोलेंगे और इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया। फर्टिलाइजेशन मतलब जो ओवम है और स्पर्म का फ्यूज़ होना, दैट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इम्प्लांट का मतलब क्या होता है, जो जाइगोट बना है पहले वो डिवाइड करेगा और जब वो 8 से 16 सेल्स के स्टेज में पहुंचेगा तो उस स्टेज को हम बोलते हैं मोरूला स्टेज। मोरूला स्टेज में जो सेल्स हैं वो जब पेरीफेरी और कुछ सेल्स जो होते हैं वो एक साइड में जब इकट्ठे हो जाएंगे अर्थात इनर सेल मास बना लेंगे तो उस स्टेज को हम बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट क्या होगा, जो यूटेरस की एंड्रोमेट्रियम लेयर होगी वहाँ पे जाके वो स्थापित हो जाएगा और यूटेरस की एंड्रोमेट्रियम लेयर में बहुत तेज़ी के साथ डिवीज़न होगा और डिवीज़न होने के बाद क्या होगा, जो एंड्रोमेट्रियम लेयर है वो ब्लास्टोसिस्ट को चारों ओर से घेर लेगी। इसी को हम इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया बोलते हैं। कोई भी डाउट है तो आप स्कूल ऐप में ही पूछना, आपसे सारे जो लेक्चर्स होंगे वो स्कूल ऐप में ही आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। थैंक यू।